नमस्कार बच्चों और नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं संतोष कुमार, सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन 15-16-003 लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक संदेश कि जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है, तो इससे बचने के बहुत से उपाय आपको बताए गए हैं और आप सुनते भी होंगे, उनका आप पालन करिए। जैसे कि जब भी घर से बाहर आप जाएँ, तो आप हमेशा मास्क पहनकर जाएँ। सार्वजनिक स्थलों पर जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, बस स्टैंड, मॉल, यहाँ पर भी आप ऑफ़िसेज़, यहाँ पर भी आप मास्क ज़रूर पहनें। यही नहीं, आप जब भी घर से बाहर जाएँ, आप हैंड सैनिटाइज़र की बॉटल अपने पास रखें, ताकि अगर आपके सामने पानी या साबुन का विकल्प ना हो हाथ धोने के लिए, तो आप हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और किसी भी व्यक्ति से मिलते समय आप उससे गले ना मिलें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें या नमस्ते करें। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय आप क्या करें कि 6 फीट की या 2 गज की शारीरिक दूरी ज़रूर बना के रखें और समय-समय पर अपने हाथ साबुन से ज़रूर धोएँ, है ना? तो इस संदेश के बाद आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो आइए देखिए ये जो वर्कशीट है, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास, पाठ 2, कार्यपत्रक जो है वर्कशीट 11 है, तिथि 2 नवंबर 2020 की है, कक्षा 8 की है ये वर्कशीट। यहाँ विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, उसके बाद में आप अपने क्लास टीचर का नाम लिख दीजिए, ठीक है? और देखिए विद्यार्थी के नाम में अब जो आप अपना नाम है वही लिखेंगे, तो मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए लिख दिया है। उसके बाद में कक्षा अध्यापक के नाम में जो आपकी क्लास टीचर होंगी या होंगे, उनका नाम लिखिएगा। अब देखिए आइए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन, ठीक है? तो ये जो वर्कशीट है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है इस वर्कशीट में। देखिए, ठीक है। मुगल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर लीं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। एक छोटी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आकर अंग्रेज इस देश के नीति निर्धारक बन गए। कैसे? ये कैसे संभव हुआ? आइए देखते हैं, ठीक है? तो देखिए, आप तो ये सब जानते हैं, 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि औरंगज़ेब की जब मृत्यु हो गई थी, तो क्या हुआ था, मुगल शासन का पतन हो गया था। यानी मुगल शासन जो है कमज़ोर पड़ने लगा था, है ना? और फिर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब कि जब ये 1750 का दशक खत्म होने लगा था, तो क्या हुआ, भारत, है ना? तो भारत में क्या होने लगा था, एक नई शक्ति का उदय होने लगा था। मतलब एक नया, जो पहले के पुराने राजा थे, क्षेत्रीय राजा, इनके अलावा भी एक नई शक्ति उदय होने लगी थी। इनको हम अंग्रेज जो है, इसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी शक्ति, यूरोपियन शक्ति। और इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, क्या था, 1602 में जो एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, फिर जिसने 1609 में जहांगीर से क्या एक फरमान हासिल किया था, जिसमें कि उनको व्यापार करने का अधिकार मिल जाए भारत में, है ना? और ये सब करते तो इन्होंने क्या किया, आपस में
ये एक सिर्फ एक व्यापार करते-करते ये 18वीं शताब्दी के 18वीं सदी के उत्तरार्ध में मतलब 1750 के दशक के बाद एक राजनीतिक कंपनी बन गई। व्यापार तो करती थी, व्यापार करने के अलावा एक उन्होंने राजनीति में दखल-अंदाज़ी करनी शुरू कर दी, है ना? एक अ, राजाओं को लड़ाना शुरू कर दिया, है ना? और ये क्या शुरू कर दिया उन्होंने राजाओं से लड़ना भी शुरू कर दिया। तो मतलब ये है कि 1750 के बाद क्या हुआ कि वो एक एक व्यापारिक कंपनी होने की बजाय व्यापारिक कंपनी होने के साथ-साथ एक इस देश के नीति निर्धारक बन गए। मतलब कौन राजा बनेगा, कौन नवाब बनेगा, क्या होगा, ये कैसे हुआ? आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है? ठीक है, देखिए देखिए 1600 ईस्वी में ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ से इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ से एक चार्टर हासिल किया है, इजाज़तनामा हासिल किया, ठीक है? इसके अनुसार कंपनी कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व में मतलब व्यापार करने का होड़ नहीं कर सकती। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर ठीक है, कंपनी क्या करते थे समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर यूरोप में ऊँची कीमत पर बेच सकती थी। बेचकर उसपे मुनाफ़ा कमा सकती थी, है ना? तो ये देखिए कितने बड़े-बड़े उसको फ़ायदे मिल गए, ठीक है? इसके अलावा क्या था? ऊपर बेच सकती थी ऊँची कीमतों लेकिन ये जो शाही दस्तावेज़ था, यूरोप की दूसरी कंपनियों को लेकिन यूरोप की जो है जो यूरोप की दूसरी ताकतों जैसे मसलन फ्रांस, ठीक है? फ्रांस, डच और पुर्तगाल को भारत के बाज़ार में आने से नहीं रोक सकती थी, ठीक है? ठीक है? अब तो ये भी था। आप देखिए, क्या किया इन्होंने 1600 ईस्वी में क्या किया मतलब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया, है ना? और फिर क्या हुआ कि उन्होंने सन 1600 की ईस्वी में क्या किया इन्होंने, इंग्लैंड की जो महारानी थी उस समय एलिज़ाबेथ, उससे क्या किया उन्होंने एक चार्टर प्राप्त किया। मतलब एक चार्टर मतलब कि एक एक तरीके से एक इजाज़त है, इजाज़तनामा प्राप्त किया कि भई हम जो है चाहते हैं कि पूर्व के देशों में जैसे कि अभी का अभी का मान लीजिए पाकिस्तान, बांग्लादेश उस समय तो सब एक ही था ना भारत। तो भारत में और और भी यहाँ जो तमाम देश हैं, वहाँ पर जाके हम क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए एलिज़ाबेथ ने इनको इजाज़त दे दी कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन क्या था कि इसके इसका इजाज़त मिलने का अर्थ ये थोड़ी ना था कि जो इंग्लैंड के अलावा जो दूसरे यूरोपीय देश हैं, वो मतलब सॉरी, अब पहले ये बताना भूल गया मैं आपको कि इस इजाज़तनामे में ये लिखा हुआ था कि इंग्लैंड की कोई भी कंपनी पूर्व में क्या व्यापार नहीं कर सकती। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही पूर्व में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इंग्लैंड की जो कंपनी थी, इंग्लैंड में कई ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ईस्ट इंडिया मतलब क्या पूर्वी भारत। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया है इंग्लैंड की महारानी ने कि इंग्लैंड की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऐसी कंपनी होगी जो पूर्व में पूर्व के देशों में व्यापार कर सकती है ना? जैसे कि तमाम जो देश थे पूर्व के उस समय। लेकिन अब इंग्लैंड की महारानी का हुक्म कहाँ तक चलेगा? सिर्फ इंग्लैंड पर ही तो चलेगा ना। तो फ्रांस पर तो नहीं चल सकता।
हॉलैंड पर तो नहीं चल सकता, यानी डच पर, और स्पेन, पुर्तगाल पर, फ्रांस पर और डच पर, इन पर थोड़ी ना चलेगा, है कि नहीं? तो लेकिन क्या था, तो लेकिन तो इसी समय क्या हुआ था कि इंग्लैंड, जब तक इंग्लैंड की कंपनी भारत आती, उससे पहले ही क्या था कि दूसरी यूरोप की दूसरे जो देश थे, वो भारत में अपने ठिकाने बना चुके थे, है ना? देखते हैं आगे, ये क्या है इस वर्कशीट में? ठीक है, आप देखते हैं आगे इस वर्कशीट में क्या है। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के कैप ऑफ गुड का हिंद महासागर का चक्कर लगाकर आते, ठीक है? देखिए, एक देखते हैं। देखिए, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के कैप ऑफ गुड्स होप का चक्कर लगाकर महासागर तक, हिंद महासागर तक, ठीक है? हिंद महासागर का चक्कर लगाकर भारत पहुंचते, तब तक क्या हुआ था, पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था, ठीक है? और देखिए क्या होता है। अब इसके अलावा देखते हैं क्या है। देखिए, उसके देखो, जब तक ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखिए क्या हुआ था कि यूरोप की ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक कि क्या बोलते थे, इंग्लैंड के जहाज जो है ना, अब क्या करते, इंग्लैंड के जहाज क्या, इंग्लैंड जब इजाजतनामा मिल गया उनको, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, एलिजाबेथ से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज क्या कर, वो आए अफ्रीका का एक कैप ऑफ गुड्स इलाका है, वहां से समुद्र से चक्कर लगाते 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 जब तक वो आते, उससे पहले ही, ठीक है, 1498 में क्या है, वास्को डिगामा आ चुका था, और 1509 तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपने व्यापार के ठिकाने बना लिए थे, है ना बच्चों? तो उस आप देखते हैं आगे क्या दिया है, ठीक है? आप ठीक है, देखते हैं। यूरोप के बाजारों में भारत के बने सूती कपड़े और कपड़े के अलावा, और रेशम के अलावा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी, और ठीक है, जबरदस्त मांग थी, है ना? और सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच, ठीक है, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती स्पर्धे बढ़ती पर, बढ़ती बढ़ती जो है प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में ठीक है, इन वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, है ना? और मुनाफा घटने लगा था, ठीक है? बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़, देखिए, अब क्या हुआ था, क्या है कि देखिए क्या होता था कि भाई एक ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है भारत में से सामान खरीद रही थी, क्या लौंग, काली मिर्च और कपड़े, ये सब खरीद रही थी, है ना? और दूसरी यूरोप की दूसरे देशों की कंपनियां भी भारत से यही माल खरीद कर क्या होता था, यूरोप में बेच रही थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी यही कर रही थी। तो इससे क्या हुआ बच्चों कि भारत में क्या हुआ, इन चीजों की कीमत बढ़ गई। क्यों, कैसे बढ़ गई? अब देखिए, मान लीजिए कि आपकी क्लास में तीन चार बच्चे हैं, ठीक है, एक ही सामान बेचते हैं वो। अगर मान लीजिए आप क्या करेंगे, जो आपको बेहतर कीमत देगा, है ना, आपके पास, जैसे मान लीजिए क्या होगा कि आप एक सामान बेच रहे हैं, आपके चार बच्चे, क्लास में चार बच्चे एक सामान बेच रहे हैं, तो क्या होगा, नहीं छोड़िए, ये एग्जांपल छोड़िए, आप मान लीजिए आप कोई सामान बेच रहे हैं बाहर, मान लीजिए आपकी दुकान पर कोई सामान बेच रहे हैं, किसी सामान की, मान लीजिए दुकान में क्या होगा, किसी सामान की कीमत आप खुद ही बनाते हैं वो चीज, मान लीजिए दुकान में क्या होगा कि आप
ये आपके एक ही सामान की माँग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कई कंपनियाँ आपके सामान को खरीदना चाहती हैं। तो आपको क्या होगा, आप क्या करेंगे? जो आपको ऊँची कीमत देगा, उसको आप सामान बेचेंगे, है ना? जैसे मान लीजिए आज आप एक सामान को ₹2 में बेच रहे हैं, आप देख रहे हैं सामान की ज़्यादा माँग बढ़े तो आप इस सामान को 4 में बेचेंगे, फिर 6 में बेचेंगे, है ना? अलग-अलग कंपनियों को। तो ऐसा करने के कारण क्या हुआ कि भारत में क्योंकि एक ही सामान को खरीदने वाली जैसे कई कंपनियाँ फ्रांस की, इंग्लैंड की और फ्रांस की, पुर्तगाल की, हॉलैंड की कई कंपनियाँ थी जो काली मिर्च और बहुत से सामान जो है क्या है खरीदना चाहती थी और यूरोप में एक ही सामान को ले जाकर बेचती थी। अब इससे क्या हुआ कि इन सामानों की कीमत बढ़ गई और लेकिन मुनाफ़ा जो है इस क्योंकि कीमत तो बढ़ गई, लेकिन यूरोप में क्या है कि यूरोप में तो भई क्या होता था, यूरोप में भी फिर इस सामान की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि भई कोई घाटे में तो अपना सामान बेचेगा नहीं। तो इससे क्या हुआ, लेकिन यूरोपीय लोग क्या जो जो सामान खरीद रहे थे यूरोपीय लोग, इन सामानों की ज़्यादा कीमत बहुत ज़्यादा कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो रहे थे। भई आपको एक सामान ₹2 में मिल रहा है या ₹10 में एक सामान मिल रहा है, उसी सामान को आप कुछ दिन बाद दुकानदार कहे नहीं भई 15 में हो गया, बहुत मजबूरी होगी तभी तो आप खरीदेंगे, नहीं तो शौकिया तौर पे इस सामान को नहीं खरीदेंगे। तो इसी तरह से भारत में तो सामान की कीमत बढ़ रही थी, और लेकिन उनका मुनाफ़ा घट गया, है ना? क्योंकि एक सामान के लिए उनको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी और यूरोप में भी फिर उनको ज़्यादा कीमत पर सामान बेचना पड़ रहा था, है ना? तो यूरोप में ज़्यादा कीमत पे बहुत ज़्यादा कीमत पे बेचते और ज़्यादा, तो उनको कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। तो ये भी कुछ हो चुका था बच्चों, ठीक है? अब इसके अलावा क्या हुआ, ठीक है? अब इससे क्या हुआ कि जो क्या होता था कि बहुत सारे जो कंपनियाँ थी, इंग्लैंड की, फ्रांस की, पुर्तगाल की, है ना? डचों की जो कंपनियाँ थी, वो ये चाहने लगी कि इस भारत को जो पूरा बाज़ार है, इस पर हमारा कब्ज़ा हो जाए और इस पर क्या इसके कारण क्या हुआ, बाज़ार पर कब्ज़ा करने की होड़ के कारण इन आपस में ये कंपनियाँ लड़ने लगी, ना लड़ाई शुरू करवा दी। आगे देखते हैं क्या होता है। धीरे-धीरे इन लड़ाइयों की वजह से ठीक है, देखिए धीरे-धीरे इन लड़ाइयों 1 मिनट रुकिए। तो देखिए क्या हुआ, तो आइए देखते हैं आगे, ठीक है। धीरे-धीरे लड़ाइयों की वजह से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ठीक है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इन कंपनियों ने किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा। ठीक है, इस कारण इनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा था, ठीक है बच्चों? अ, और आगे क्या देखते हैं? अ, जो राज्य का मुनाफ़ा कम होने के कारण इस इन कंपनियों से पहले से ही दुखी थे। उदाहरण के तौर पर हम बंगाल के सूबे को देखते हैं, ठीक है? तो अब देखिए सही बात है कि क्या हुआ, ये जो कंपनियाँ थी आपस में लड़ने लगी और आपस में क्या है लड़ने की लड़ाई से बचने के लिए कि भई तो हमारे ऊपर कोई दूसरा आक्रमण ना कर दे, इसलिए ये क्या करने लगे अपने जहाँ से ये लोग व्यापार करते थे जिन बस्तियों से, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियों को बचाने के लिए क्या करने लगे, बड़े-बड़े किले बनाने लगे। जिस कारण स्थानीय शासकों से भी जो उनका टकराव होना शुरू हो गया। क्योंकि कोई राजा देखिए, कोई राजा अगर आपको व्यापार करने के लिए आपको अपने देश में देता है, तो वो ये नहीं चाहेगा ना कि आप अपनी सेना भी बनाएँ, किले भी बनाएँ। ठीक है, आपने फैक्ट्री बना ली वो ठीक है, लेकिन ये इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किले बनाएँगे, फैक्ट्री बनाएँगे। क्योंकि आपको पहले ही इससे पहले ही बताया जा चुका था कि ये जो राजा है कि टैक्स-वैक्स ये जो कंपनी के लोग थे क्या करते थे टैक्स चुकाते नहीं थे, है ना? बहुत कम टैक्स चुकाते थे क्योंकि कंपनी भई अब ये जो राजा थे, क्या हो गया था इनका क्योंकि जब से कंपनी व्यापार करने आई थी, इनका मुनाफ़ा कम हो गया था। क्योंकि आपको पता है औरंगज़ेब ने इनको निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दे दिया था
तो इसके कारण ये क्या करते थे, कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंपनी का व्यापार होता था, वो लोग तो शुल्क चुकाते थे ही नहीं। इसके अलावा क्या होता था कि जो अपना पर्सनल जो व्यापार करते थे, वो लोग भी शुल्क नहीं चुकाते थे। तो ये बंगाल के संदर्भ में इसका क्या उदाहरण है, हम आइए देखते हैं, ठीक है? देखिए, 1651 ईस्वी में, देखिए 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली डच फैक्ट्री शुरू हुई। ठीक है, देखिए, हाँ, ठीक है। देखिए 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, जहां पर जो निर्माण होने वाली वस्तुओं को जमा किया जाता था। जैसे-जैसे व्यापार फैला जैसे-जैसे व्यापार फैला तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने क्या किया, व्यापारियों और सौदागरों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1600 1600, ठीक है? उसके बाद में देखते हैं क्या है। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं 1696 तक आते-आते 1696 तक आते-आते क्या हुआ देखते हैं। देखिए 1696 तक क्या किया इन्होंने, देखिए 1696 तक क्या किया कि देखिए, आपको पता ही है कि जब इन्होंने फैक्ट्री बनाई, है ना? हुगली नदी के आसपास, तो जहाँ पर ये लोग क्या करते थे कि जहाँ पर अपना सामान जमा करते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने व्यापारियों को और सौदागरों को जो सामान लाते थे, उनको कहा कि तुम यहीं बस जाओ। और 1696 के आसपास इन्होंने क्या किया, इस पूरी जो ये आबादी बसी हुई थी फैक्ट्रियों के आसपास, उनको सुरक्षित करने के लिए बड़े-बड़े किले बनाने शुरू कर दिए, है ना? और 1698 तक क्या किया इन्होंने, मुगल अफ़सरों को रिश्वत दे करके क्या किया, 3 गाँव की ज़मींदारी खरीद ली, है ना? अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं, जिसमें एक गाँव कोलिकाता था, ठीक है? अब इसे कोलकाता कहा जाता है, ठीक है? कंपनी में मुगल ब अ, कंपनी ने क्या किया, मुगल बादशाह औरंगज़ेब से एक फरमान हासिल कर लिया, ठीक है? जिसके अनुसार, ठीक है, कंपनी बिना शुल्क चुकाए ही अ, व्यापार कर सकती थी। हालाँकि यह व्यापार सिर्फ़ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को मिला था, ना कि उनके अफ़सरों के निजी व्यापार के लिए। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, है ना? और जिससे कि राज्य की वसूली बहुत कम हो गई, ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के जो शासक थे अली वर्दी खान, ठीक है? उन्होंने इसका विरोध किया। मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया, ठीक है? अब क्या हुआ बच्चों, देखिए, ये क्या हुआ था कि अब ये क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अब ये ज़मींदारी तो हासिल कर ही ली, लोगों को क्या किया, अपनी इंग्लिश फैक्ट्री बनाई, उसके आस-पास लोगों को बसने के लिए कहा कि तुम लोग यहीं पर बस जाओ, ताकि उनको माल मिलने में आसानी रहे, है ना? जो वो खरीदना चाहते थे और यूरोप में ले जाकर बेचते थे वो, ताकि वो लोग यहीं बस जाएँ और हमें उनको कहीं ज़्यादा अ, दौड़-भाग ना करनी पड़े। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1696 के आसपास उन्होंने बड़े-बड़े किले, इन आबादी को सुरक्षित करने के लिए बड़े-बड़े किले बना दिए। किले बनाने के अलावा इन्होंने मुगल जो शासन के जो कर्मचारी थे, उनको रिश्वत दे दी और 3 गाँव की ज़मींदारी हासिल कर ली। मतलब ये था कि अब ये 3 गाँव का जो है कर पूरा जो टैक्स वसूलेंगे, कौन वसूलेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी। इसमें से कुछ भी क्या है, नवाब को देना नहीं था। तो अब इससे क्या हुआ, राज्य का मुनाफ़ा कम हो गया क्योंकि राज्य को तो इससे कुछ मिलना नहीं था। तो इसका विरोध किसने किया? अली वर्दी खान ने, है ना? अब देखिए, इसके अलावा इसमें ये भी था कि आपको पता है कि औरंगज़ेब से कंपनी ने क्या किया, औरंगज़ेब से
एक इजाजत ले ली, एक फरमान हासिल कर लिया जिससे कि पूरे भारत में क्या है, निःशुल्क व्यापार कर सकती थी, बिना टैक्स चुकाए ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी। तो इससे क्या हुआ कि राज्य का मुनाफा कम हो गया, मतलब बंगाल का जो बंगाल सूबा था, बंगाल प्रांत था, उसका मुनाफा कम हो गया, जिसका मुर्शिद कुली खान ने विरोध किया। ठीक है, तो आइए प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या है इसकी। ठीक है, प्रश्न 1, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के, ठीक है, चार्टर, व्यापार के एक अधिकार का जो चार्टर था उससे क्या फायदा मिला? ठीक है, उत्तर क्या है देखते हैं इसका। 1600, ठीक है, उत्तर देखते हैं। देखिए, हाँ ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार करने का चार्टर हासिल किया। ठीक है, इसके अनुसार कंपनी पूरब को कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं क्या उसका आंसर है। इसके द्वारा समुद्र पार जाकर नए इलाके को खंगाल सकती थी, वहां सस्ती कीमत पर चीजें लाकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। ठीक है, अब देखिए ये इसका आंसर हो गया। अब प्रश्न दूसरा कौन सा है बच्चों? यूरोपीय यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को ले जाकर यूरोप में बेचना चाहते थे? ठीक है, और धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? ठीक है, तो देखिए, यूरोपीय व्यापारी भारत की निम्न वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, जैसे, ठीक है, कौन कौन सी वस्तु थी ये देखते हैं। आ, ये वस्तुएं थी भारत के बाने भारत के बने बारीक सूती कपड़े, ठीक है, सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती बढ़ती प्रति बढ़ती ठीक है, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका मुनाफा कम होने लगा। प्रश्न 3 कौन सा है? आ, ठीक है, आप लोग, प्रश्न 3 कौन सा है देखिए। बंगाल के नवाब बंगाल के नवाब ने कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आइए शुरू करते हैं, ये आंसर देखते हैं क्या क्या है इसका आंसर। इसका आंसर जो है आपकी वर्कशीट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बदलाव करके मैंने इसको आपका आंसर बना दिया है। देखिए, अंग्रेज औरंगजेब के फरमान का गलत फायदा उठा रहे थे, है ना, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को निशुल्क व्यापार करने का, है ना, अधिकार मिला था। यह अधिकार कंपनी को मिला था, ना कि उसके निजी एजेंटों के व्यापार के लिए। ठीक है, कंपनी के अफसर निजी व्यापार का शुल्क भी नहीं, ठीक है, जो कंपनी के व्यापार है, निजी व्यापार का शुल्क भी राज्य को नहीं चुकाते थे, है ना। इससे राज्य का
राज्य की इससे राज्य के राजस्व में कमी आ गई। दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल मुगल अफसरों को रिश्वत देकर बंगाल सूबे के 3 गांव की जमींदारी खरीद ली थी। इस कारण भी राज्य को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। ठीक है? इसीलिए बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया, शुरू कर दिया। ठीक है? इसीलिए बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है? तो ये है बच्चों आपका आंसर। ठीक है? किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार क्षेत्र आप किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार ठीक है, रुकिए देखते हैं प्रश्न क्या है? किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन किसी अपने जीवन के किसी उदाहरण द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। ठीक है? अभी इसका आंसर है देखिए ठीक है। मान लीजिए अब मैं इसका आंसर आपको ऐसे बता देता हूँ, जो लिखा है आपको पढ़ ही लीजिएगा कि मान लो अगर क्योंकि ये आंसर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर भारत सरकार किसी एक मोबाइल कंपनी को क्या करे कि वो अधिकार दे दे कि भाई ठीक है, आप ही जो है पूरे भारत में मोबाइल सेवा प्रदान करोगे, है ना? भाई आप ही क्या करोगे मोबाइल सेवा प्रदान करोगे मतलब आप ही क्या करोगे लोगों को क्या करोगे कि भाई आपकी कंपनी से ही लोग कॉल करेंगे, इंटरनेट चलाएँगे, आपकी कंपनी का ही फ़ोन यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि अच्छा देखिए, इससे क्या होगा अगर मान ली तो इससे क्या होगा बच्चों कि कंपनी क्या करेगी, ठीक है, शुरू में तो कंपनी क्या करेगी कि अब ये समझेगी कि मेरा ही एक अधिकार है, तो कंपनी क्या करेगी मोबाइल की कॉल रेट जो क्या करेगी मोबाइल सेवा की जो दर है उसको मनमाने ढंग से बढ़ा सकती है ना? उसके अलावा दूसरा क्या होगा और मनमाने ढंग से क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि उसको ये लगेगा कि भई सबको मेरे हमारे सर्विसेज़ की ज़रूरत है, तो वो इससे क्या होगा वो अपने कंपनी क्या करेगी अपने मनमाने ढंग से अपने जो मोबाइल सेवा देने की दर है उसको बढ़ा सकती है। और दूसरा दूसरा ये भी होगा कि कंपनी को कोई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं मिलेगी क्योंकि कंपनी का कोई प्रतिद्वंदी होगा ही नहीं, जिससे वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सके। मतलब कंपनी को कोई कॉम्पिटिशन देने वाली दूसरी कंपनी रहेगी ही नहीं, तो वो किससे प्रतिस्पर्धा करेगी? अपना जैसे इससे इससे क्या होगा कंपनी की गुणवत्ता भी खराब हो सकती है। मतलब कंपनी चाहे खराब सेवा दे, चाहे अच्छी सेवा दे, आपको उसी कंपनी की सेवा लेनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो अगर ये इस तरह से हमारे जीवन में अगर किसी का कि एकाधिकार हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है ना बच्चों? तो तब इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया है कि बहुत सारी कंपनियों को क्या किया है भारत में मोबाइल सेवा देने का मोबाइल सेवा प्रदान करने का अधिकार दिया है। इसी कारण देखिए आपके कॉल रेट्स भी बहुत कम है, इंटरनेट भी आपको कम दरों पर मिल जाता है कि नहीं? और देशों में देखिए सबसे कहा जाता है बच्चों कि भारत में मोबाइल सेवा की जो कॉल रेट है वो बहुत कम है, सबसे दुनिया में सबसे कम है। ये किस कारण हुआ है? एक कॉम्पिटिशन है कंपनियों में इसी कारण से। तो बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, ठीक है? तो आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक कोरोना वायरस से आप बचे रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।